Hello friends, and welcome back to another session. And in this session we are going to study about schedules of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ओरिजिनली कितने थे, फिर आज की डेट में हमारे पास कितने हैं, और इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी भी करने वाले हैं. ठीक है, शेड्यूल्स. ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे पास 1950 में 8 शेड्यूल्स थे और अब हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं. ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में 9, 10th, 11th एंड 12th 1, 52, 73, 74. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स थे, इनकी वजह से ये ऐड हुए हैं. ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर हमें क्या गिवन है, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है. शेड्यूल 1 इसकी टेरिटरी के बारे में, और ये हमें आर्टिकल 1 से 4 के बीच में भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे गिवन है. ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये आर्टिकल 1 to 4 में भी गिवन है, शेड्यूल 1 में भी गिवन है. ठीक है, शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है, इम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस. जो अलाउंसेस दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स पे, जो एमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उनके बारे में शेड्यूल 2 के अंदर बात की गई है. शेड्यूल 3 के अंदर बात की गई है ओथ्स एंड एफर्मेशन के बारे में. ठीक है, शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज़, ये हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी. शेड्यूल 5 के अंदर गिवन है प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स. ठीक है, इसके अंदर 10 स्टेट्स आती हैं, वो कौन कौन सी आती हैं वो देख लेते हैं अभी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक रफ जो है इंडिया का मैप बनाता हूँ, तो हम अगर उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल है, हिमाचल से अगर हम स्टार्ट करते हैं, हिमाचल प्रदेश, देन उसके बाद राजस्थान, देन उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन यहाँ कहीं महाराष्ट्र आएगा, उसके साइड में तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एंड देन छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा झारखंड. ठीक है, तो ये 10 स्टेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर. सबसे पहले हिमाचल फर्स्ट, एंड देन सेकंड पे हम पहुँचते हैं राजस्थान, थर्ड पे गुजरात, फोर्थ पे मध्य प्रदेश, फिफ्थ पे महाराष्ट्र, एंड देन सिक्स्थ पे तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्रा. ठीक है, और आंध्रा के बाद हम पहुंचते हैं ओडिशा, देन उसके बाद छत्तीसगढ़, देन उसके बाद झारखंड. ठीक है, तो ये 10 स्टेट्स हैं जो कि किसके अंडर आती हैं, शेड्यूल 5 के अंदर आती हैं. ठीक है, बस आपको ये, अगर आपके दिमाग में ये मैप जो है, फिजिकल जो मैप है हमारी कंट्री का, वो पता होगा, तो आपको ये स्टेट से रिलेटेड कुछ भी याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज द फिजिकल मैप ऑफ आवर कंट्री. शेड्यूल 6 के अंडर हैं प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. इसको याद करने की ट्रिक ये है, AMTM, दैट्स हाउ यू कैन मेमोराइज दीज 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. ठीक है, ये इसके बारे में शेड्यूल 6 में बात की गई है. शेड्यूल 7 के अंदर है डिवीजन ऑफ पावर. इससे रिलेटेड भी हम काफ़ी स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियोस में. डिवीजन ऑफ पावर मतलब 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट पे जितने भी चेंजेस लाए जाएंगे वो पार्लियामेंट के थ्रू, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू, कंकरेंट लिस्ट में दोनों चेंजेस ला सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू भी, लेकिन जो ओवरराइडिंग पावर है वो पार्लियामेंट को गिवन है. ठीक है, ओवरराइडिंग पावर क्या है, ये हम पार्लियामेंट वाले सेपरेट जो लेक्चर होगा उसके अंदर स्टडी करेंगे अच्छे से. ठीक है, और आर्टिकल 245 to 255 के अंडर ये गिवन है, ये जो तीनों लिस्ट हैं. ठीक है,
शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। 1950 में 14 लैंग्वेजेस थी और आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में 22 लैंग्वेजेस हैं। और जो रिसेंटली ऐड की गई हैं 4 लैंग्वेजेस, उनको आप याद कर सकते हैं BDSM के थ्रू, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, सेंथली। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ऑल दीज फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। शेड्यूल 9 जो बात करता है एक्ट एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है, इसे ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आयरलैंड से लिया गया है। ओरिजिनली इसके अंदर 13 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस थे, अब 284 रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। शेड्यूल 10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन एक्ट। आप आए दिन इसके बारे में न्यूज़पेपर में रीड करते होंगे, आई एम श्योर। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे ऐड किया गया था 1985 में, ठीक है। शेड्यूल 11 हम सबको पता है, पंचायत, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। शेड्यूल 12 म्यूनसिपैलिटीज़, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 12 तक सारे हमारे शेड्यूल्स हैं। तो अब शेड्यूल 10 के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ lays down the process by which legislator may be disqualified on grounds of defection by the presiding officer of a legislature based on a petition by any other member of house। ये रूल्स बनाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिन रूल्स के चलते किसी मेंबर या मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आइदर चेयरमैन और स्पीकर, ठीक है। स्पीकर या चेयरमैन दोनों में से कोई भी, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी मेंबर को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन अ पेटिशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, कोई भी अदर मेंबर ऑफ द हाउस अगर पेटिशन डालता है तो उसके बेसिस पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर फैसला ले सकता है। द डिसीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज रेफर टू द चेयरमैन, स्पीकर ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इज़ फाइनल, ठीक है। तो वो जो भी फैसला लेता है, डिस्क्वालीफाई करता है या नहीं करता है, वो फाइनल होगा, जो भी वो फैसला लेता है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इनकी जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई मेंबर वोट करता है या नहीं करता है, जो बेसिकली विप होते हैं, जो पार्टी विप होते हैं, जो डायरेक्शंस देते हैं कि किस डायरेक्शन में वोट करना है या किस डायरेक्शन में वोट नहीं करना है, अगर विप की बात को नहीं मानते हैं, कोई मेंबर विप की बात को नहीं मानता है, तो उस केस में भी ये डिस्क्वालिफिकेशन कम है, मतलब उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाउएवर इफ़ द मेंबर हैज़ टेकन प्रायर परमिशन, या तो उसने पहले प्रायर परमिशन ली हो मेंबर ने, या फिर पार्टी 15 दिन के अंदर अंदर उसे कंडोन कर लेती है, उसके रॉन्ग बिहेवियर को मान लेती है, तो उस केस में ये डिस्क्वालिफिकेशन का पैरामीटर नहीं रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। इफ़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टी ज्वाइन करता है इलेक्शन के बाद, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर हो सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर, ठीक है। इफ़ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पार्टी 6 months आफ्टर ही बिकम्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 6 महीने के बाद, जब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनने के 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो भी ये पैरामीटर डिस्क्वालिफिकेशन के पैरामीटर के अंडर ही आएगा, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और लोकसभा के अंदर 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, या फिर अगर मेंबर जो है वॉलंटरीली गिव अप कर देता है मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है, तो भी ये डिस्क्वालिफिकेशन के पैरामीटर के अंडर ही आएगा। इसका एक एक्सेप्शन है, द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडिंग दैट एटलीस्ट 2/3, ठीक है, 2/3 मतलब 66% एटलीस्ट ऑफ इट्स लेजिस्लेचर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर।
इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर टोटल पार्टी के 2/3 यानी कि 66% ऑफ द लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर, अगर वो फेवर में है मर्जर के, तो उन वो इस केस में ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इन्हें लाया गया था। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेजिस्लेटर्स को बार बार पार्टी चेंज करने नहीं देता है। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट कैंडिडेट रिमेन्स लॉयल टू द पार्टी एंड सिटीजन्स वोटेड फॉर हिम। ठीक है, अगर किसी मेंबर को आपने वोट किया और वो किसी XYZ पार्टी से बिलोंग करते थे और पार्टी की वजह से आपने उनको वोट दिया, बट जैसे ही वो इलेक्ट किए जाते हैं उसके बाद वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो ये आपके साथ भी धोखा होगा, मतलब सिटीजन के साथ भी धोखा होगा। तो इसे बचाने के लिए भी ये कारगर साबित हुआ है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इट प्रोमोट्स पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन प्रोमोट करता है। एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस करप्शन, और करप्शन को रिड्यूस करता है, ऐसा भी एक्सपेक्ट किया गया था इस लॉ से। प्रोवाइड्स फॉर प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट अ मेंबर हु डिफेक्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, अगर कोई जो मेंबर है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके खिलाफ भी इसके अंदर एक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। फैसिलिटेट्स मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मर्जर को आसान भी बनाता है, जैसा हमने देखा अभी उसमें एक एक्सेप्शन था 2/3 वाला, विदाउट अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन। इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कियोतो होलोहान केस 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कियोतो होलोहान केस किससे रिलेटेड है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बोला था कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर या चेयरमैन, स्पीकर और चेयरमैन का जो डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, ये जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था और इसकी जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं 6th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, ये इस साल काफ़ी चर्चा में था, और क्योंकि जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिसका आर्टिकल 338A है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन्होंने मांग की थी कि यूटी, जो लद्दाख का यूटी बनाया गया है, उसको 6th शेड्यूल के अंदर जो है रख दिया जाए, AMTM। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके साथ ही लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख को भी इंक्लूड किया जाए, ऐसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मांग थी। ठीक है, तो इसे स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शेड्यूल 6 के अंदर क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किए गए हैं शेड्यूल 6 के अंदर। ये क्या है, ट्राइबल एरियाज एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, तो ट्राइबल एरियाज़ को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा अंडर 6th शेड्यूल, ईच ऑफ विच हैज़ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ईच ऑटोनोमस रीजन हैज़ अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, जिसके अंदर 30 मेंबर होंगे, 26 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब उसमें वोटिंग होगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, और 4 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के थ्रू। ठीक है, और अभी फ़िलहाल 10 ऐसे काउंसिल्स हैं। ठीक है, एक त्रिपुरा के अंदर है, एक काउंसिल त्रिपुरा के अंदर है, बाकी सब के अंदर 3 हैं। ठीक है, यानी कि मेघालय, मिज़ोरम और असम, इन तीनों के अंदर 3-3 हैं, त्रिपुरा के अंदर 1 है। उनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा के अंदर 1 है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बाकी के अंदर 3-3 हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स गिवन है उन सबको, कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज असेंट। ठीक है, मैरिज, और उसके अंदर भी असेंट ऑफ गवर्नर इज रिक्वायर्ड। लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज जैसे टॉपिक्स पर वो कानून ला सकते हैं, लेकिन उसके एसेंट बहुत ज़रूरी है गवर्नर का। ठीक है, गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी रहेगी उस केस में भी। जुडिशियल
और उन्हें जुडिशियल पावर्स भी गिवन है और रेगुलेटरी पावर्स भी गिवन है। तो बेसिकली उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है 6th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी इसकी भी पावर दी गई है। आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ये 244 के अंडर इस 244 इन चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हैव बीन कंस्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो उनको बनाया गया है, लेकिन वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के आउटसाइड फॉल नहीं करते हैं। स्टेट आते हुए स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर ही हैं, बस उनको थोड़ी ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। क्योंकि उनका कल्चर अलग है, उनके काफ़ी चीज़ें अलग है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है ताकि वो सिक्योर फील करें, थ्राइव कर सकें अपनी कंडीशंस में, ठीक है। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। जो गवर्नर है, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उनको जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। दस ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर एरियाज और चेंज देयर नेम्स और डिफाइन देयर बाउंड्रीज एंड सो ऑन। नेम भी चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नर के पास ये पावर है। और रिसेंटली अभी क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश जो उनकी असेंबली है वहाँ पे यूनानिमसली पास किया गया है एक रेजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। जो अरुणाचल प्रदेश है उनकी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि उन्हें ऐड किया जाए 6th शेड्यूल में, ठीक है। AMTM ये आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 9th शेड्यूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। 9th शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स। तो इसके अंदर कुछ सेंट्रल लॉज हैं और कुछ स्टेट लॉज हैं जिन्हें कोर्ट्स में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एनी एक्ट एडिड इन दिस शेड्यूल गेट्स resistance from any encroachment from judiciary even if it infringes the fundamental rights of an individual, ठीक है। तो अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में है और वो फंडामेंटल राइट को भी किसी के फंडामेंटल राइट को भी इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है। ये 9th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट से, IR कोएलो केस के अंडर। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी। हम एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू से हम अलग नहीं कर सकते हैं। इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट सेड जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। केशवानंद भारती केस याद कीजिए, उसके अंदर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया था, ठीक है। एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9th शेड्यूल। तो बेसिकली यहाँ केस की जजमेंट क्या आती है सुप्रीम कोर्ट की कि किसी भी लॉ को अगर 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंडर बोला गया था। और सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन डुअल टेस्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में डालने से पहले किसी भी लॉ को एक डुअल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें उसके अंदर क्या देखना है, वेदर इट वायलेट्स NFR, फंडामेंटल राइट्स को क्या वो वायलेट करता है। अगर करता है तो हम देखेंगे क्या ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये उसे भी डैमेज कर रहा है। अगर दोनों का आंसर यस है तो इसे 9th शेड्यूल में ऐड नहीं किया जाएगा। इफ़ द आंसर टू बोथ द क्वेश्चन इज इन एफर्मेटिव देन ओनली अ लॉ प्लेस्ड अंडर दिस शेड्यूल कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर इन दोनों का आंसर यस है तो अगर वो लॉ फिर भी शेड्यूल 9 के अंडर है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाएगा, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ एनी लॉ अंडर दिस शेड्यूल रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368।
अगर कोई भी स्टेट लॉ या फिर सेंट्रल लॉ हमें शेड्यूल 9 के अंदर डालना है तो वो आर्टिकल 368 के अंदर ही डाला जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा तभी जाकर वो लॉ ऐड होगा शेड्यूल 9 के अंदर, ठीक है। एंड दिस वाज इट। थैंक you very much guys for watching this lecture. If you like this lecture, please share this lecture, subscribe to our channel and like this video. Thank you very much guys.